55 वर्षीय सुमन जी आज सुबह से ही गहन सोच में गुम थी। किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा था। उन्हें बेचैन देखकर उनके 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता बोले, क्या हुआ सुमन, कोई परेशानी है क्या? तो सुमन जी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अपने सामने अपने बहू बेटे का घर उजड़ता देख एक माँ कैसे खुश रह सकती है। कितना समझाने की कोशिश की थी मैंने उन दोनों को कि छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती है। झगड़े को जितना खींचा जाएगा उतना ही बढ़ता जाएगा। लेकिन कहाँ सुनते हैं आजकल के बच्चे। कल कोर्ट की हेयरिंग है और उसके बाद हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे वो दोनों। सुमन जी की बात का जवाब देते हुए उनके पिता बोले, बेटी 17 साल पहले मैं और तेरी माँ भी ठीक इसी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे। जब तुमने अपने पति से अलग होने का मन बना लिया था और उसे तलाक लेने का फैसला कर लिया था, हमने भी तो तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी। लेकिन जब तुम उस वक्त नहीं मानी तो अपने बेटे से कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वो तुम्हारी बात को समझे। आज 17 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है बेटी। पिता की बात सुनते ही सुमन जी की आंखें आंसुओं से भर आई। तभी उनके पिता बोले, लेकिन बेटी मुझे लगता है कि ऐसे समय में तुम्हें रोशन के साथ होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, मैं कल ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊंगी। दरअसल जब सुमन जी का अपने पति अजय जी से तलाक हुआ था, उस समय उनका बेटा रोशन 10 साल का था। माँ बाप के अलग होने से रोशन अंदर ही अंदर डिस्टर्ब रहने लगा था। इस बात के लिए वो अपनी माँ से उखड़ा उखड़ा रहता था। तलाक के बाद से सुमन जी अपने बेटे को लेकर मायके में ही रह रही थी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद रोशन ने दिल्ली में ही नौकरी ज्वाइन कर ली और वहीं सेटल हो गया। सुमन जी और अजय जी को अलग हुए 17 साल बीत चुके थे और 17 साल बाद आज उनके बेटे की गृहस्थी भी उजड़ने के कगार पे थी। अगले दिन जब सुमन जी रोशन के घर पहुंची और रोशन ने दरवाज़ा खोला, तभी उसके वकील का उसके पास फ़ोन आया और बोला, अरे मुबारक हो रोशन जी, आज तो निश्चित तौर पे तुम्हें तलाक मिल ही जाएगा और कोर्ट से आपको तलाक के कागज़ भी मिल जाएंगे और उसके बाद आप और निशा मैडम हमेशा हमेशा के लिए अपने रिश्ते से आज़ाद हो जाएंगे। यह बात सुनते ही रोशन का कलेजा धक से रह गया। तभी सुमन जी ने पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखा तो अपनी परेशानी वह छिपा ना सका और अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट के रो पड़ा। इतने समय से दिल में भरा गुबार आज वो हल्का कर लेना चाहता था। रोते हुए बोला, माँ, घर छोड़कर जाते वक्त उसने कहा था कि रोशन, हम लोग एक नदी के दो किनारे की तरह हैं जो चाहकर भी आपस में कभी नहीं मिल सकते। शायद निशा ने सही कहा था, नदी के दो किनारे कभी भी नहीं मिल सकते। उसका कहना बिल्कुल ठीक था। मैं जीवन को बहुत गहराई से देखता हूँ। जिंदगी को इतना भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। शायद इसीलिए आज मैं अकेला रह गया हूँ। काश मैं उसी दिन उसे रोक लेता। काश मैं उस दिन उसे छोड़कर ही नहीं जाता। कैसे भी करके मना लेता तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। सुमन जी रोशन की पीड़ा को साफ साफ समझ पा रही थी। वह जानती थी कि इस घटना से वह अंदर तक टूट चुका है। इसीलिए उसे समझाते हुए बोली, बेटा अभी देर नहीं हुई है, एक बार अपने इस रिश्ते को फिर से मौका देकर देखो। अकेले ज़िंदगी काटना इतना आसान नहीं होता और यह बात मैं खुद महसूस कर चुकी हूँ। मैं तो जीवन में इतना बड़ा फैसला लेकर आज तक पछता रही हूँ, लेकिन तुम ऐसी नौबत मत आने दो। नहीं माँ, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब इस बारे में सोचकर कोई फ़ायदा नहीं। आज अदालत की मंजूरी मिलने के बाद हम कानूनी तौर पे अलग हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद तैयार होकर रोशन कोर्ट चला गया। अदालत की कार्रवाई से पहले रोशन ने निशा से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी माँ दीवार की तरह उन दोनों के बीच खड़ी रही। कुछ देर बाद उन दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी गई और रोशन अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही सुमन जी ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो अपने दुख के सैलाब को अंदर ही अंदर दबाते हुए वह केवल इतना ही कह पाया, माँ, कुछ देर में निशा यहाँ पहुँचती होगी अपना बाकी का सामान लेने के लिए। इतना कह के रोशन अपने कमरे में चला गया। अलमारी खोली तो उसमें निशा की कुछ साड़ियाँ और कपड़े पड़े थे जिन्हें रोशन ने निशा की यादों के तौर पे सहेज रखा था। सब देखते हुए उसकी आंखें फिर से भर आई। खुद से ही बोल उठा, क्यों मैंने खुद को इतना अनुशासित कर लिया कि
उस अनुशासन में निशा का दम घुटने लगा। क्यों मैं अपने आप को उसके अनुसार न ढाल पाया? अगर परिस्थितियों के अनुसार मैंने स्वयं को भी थोड़ा सा बदला होता तो शायद आज मैं और निशा एक साथ होते। उधर रोशन के घर की तरफ आते हुए निशा के दिमाग में भी विचारों का तूफान उत्पात मचा रहा था। सोचने लगी, शायद जिंदगी ऐसी है, जब तक हम में सामने वाले इंसान समझ में आता तब तक वे हमसे बहुत दूर चला जाता है। जब तक हम दोनों साथ थे मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई रोशन। अब समझ में आया है तो बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे बिना यह जिंदगी नहीं, लेकिन अब हमें इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हारे वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। विचारों का बवंडर एकाएक निशा को अतीत में ले जाने लगा। रोशन और निशा कॉलेज में साथ ही पढ़ा करते थे। वैसे तो निशा का ध्यान कभी रोशन की ओर नहीं गया था, लेकिन जब रोशन ने फर्स्ट ईयर में टॉप किया तो वे आश्चर्यचकित रह गई कि किसी लड़की का रिजल्ट इतना अच्छा कैसे आ सकता है। रोशन का पढ़ाई में इतना ध्यान देखकर वह उसकी ओर आकर्षित होने लगी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई और कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने मन की बात एक दूसरे को नहीं बताई थी। कॉलेज का आखिरी दिन था। निशा रोशन के पास आई और बोली, रोशन, मैं हमारी इस दोस्ती को एक रिश्ते का नाम देना चाहती हूँ और उम्र भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? यह सुनकर रोशन कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने निशा के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन दोनों की जातियाँ अलग अलग थी, इसलिए शादी करना इतना आसान भी नहीं था। रोशन के परिवार वालों को तो कोई इतराज़ नहीं था, लेकिन निशा के माता पिता मानने को तैयार नहीं थे। उधर निशा भी अपने फैसले पर अड़ गई कि अगर शादी करूंगी तो रोशन से, नहीं तो अपनी जान दे दूंगी। आखिरकार निशा के माता पिता ने भी बुझे मन से इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी, लेकिन कभी रोशन को दिल से अपना नहीं पाए। कॉलेज पास करने के 2 साल बाद निशा और रोशन की शादी हो गई। निशा अपनी शादी के बाद के उन खूबसूरत लम्हों को याद करने लगी जब शादी के बाद निशा ने रोशन के घर में पहला कदम रखा था तो रोशन ने एक पेपर पर उसके पैरों के निशान लिए थे और ठीक 2 दिन बाद वह उस पेपर को एक फोटो फ्रेम में लगाकर घर लेके आया था। जब निशा ने यह सब देखा तो हैरानी से बोल उठी थी, अरे, ये मेरे पैरों के तो निशान तुमने तब लिए थे जब मैंने इस घर में पहला कदम रखा था। हाँ निशा, यह तुम्हारे पद चिन्ह है, लेकिन यह फोटो फ्रेम में क्यों लगवाए? निशा ने पूछा। तो रोशन बोला, निशा, माता पिता अपनी बेटी को एक अनजान इंसान के साथ जीवन भर साथ निभाने के लिए उसे सौंप देते हैं, तो उस इंसान का भी तो फर्ज बनता है कि वह अपने घर की लक्ष्मी को उतना ही प्यार और सम्मान दे जितना उसके माता पिता के घर उसे मिला था। बस इसी दिशा में यह मेरी एक छोटी सी कोशिश है। रोशन के यह विचार जानकर हैरान रह गई निशा। फिर उसे ख्याल आने लगा कि शादी के बाद कैसे रोशन सुबह सूरज उगने से पहले ही उठकर घर का लगभग सारा काम निपटा देता था और फिर नहा धोकर पूजा पाठ करके निशा को जगाता था। वह सारे दृश्य जैसे किसी चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगे। सुप्रभात निशा जी, देखिए सुबह हो चुकी है, खिड़कियां खोलते हुए रोशन ने कहा, लेकिन निशा तो जैसे अपनी नींद से निकलना ही नहीं चाहती थी। फिर रोशन ने कहा, उठो निशा, कड़क चाय बनाकर लाया हूँ तुम्हारे लिए। सूरज की किरणों के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लो। तभी निशा बड़ी मुश्किल से नींद के आगोश से बाहर निकली और बोली, गुड मॉर्निंग माय डियर हस्बैंड। लगता है आज भी सुबह सवेरे उठ के आपने अपने सारे काम निपटा दिए। जी हाँ निशा जी, सारे काम हो चुके हैं। योग, प्राणायाम, घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े और झाड़ू पोछा भी सब निपटा दिया है मैंने। हाँ, कपड़े सुखाना बाकी रह गया है। तो निशा बोली, अरे रोशन, क्यों तुम सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके अकेले इन सब कामों में लगे रहते हो? तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं सारा काम कर लेती। तुम अपना ऑफिस का काम संभाला करो, घर के काम की चिंता मत किया करो। तो रोशन बोला, अरे निशा, मुझे सभी कार्य सही समय पर करना बहुत अच्छा लगता है। सही समय पर सभी कार्य हो जाए तो परिणाम अच्छे मिलते हैं। अब प्रकृति को ही देख लो,
अपने सभी काम सही समय पर करती है। प्रकृति, यह प्रकृति कौन है? निशा ने भौं चढ़ाते हुए पूछा। तो रोशन बोला, अरे निशा, प्रकृति यानी कुदरत, नेचर। जैसे कि सूरज अपने समय पर उगता है और अस्त होता है, धरती अनुशासन से अपनी धुरी पर घूम रही है, नदी अपनी गति में बहती जा रही है। इसीलिए मनुष्य को भी अपना काम सही समय पर कर लेना चाहिए। और वैसे भी यह सब काम करने में मेरा बहुत फायदा है। अच्छा, तुम्हारा फायदा कैसे? निशा ने उत्सुकता से पूछा। तो रोशन बोला, अब आप ही देख लीजिए, एक तो हर रोज की दिनचर्या बनी रहती है तो आदत अच्छी बन जाती है, और दूसरा सुबह सुबह सारे घर के काम करके अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है तो सेहत का भी फायदा हो गया। और फिर अगर हम अपनी श्रीमती के हिस्से का कुछ काम कर लेंगे तो उससे हमारी श्रीमती जी भी खुश हो जाएंगी, और अगर वह खुश हो गई तो हमारा फायदा ही फायदा है। अच्छा, तो यह बात है, निशा मुस्कुराते हुए बोली। तो रोशन ने कहा, और वैसे भी यह घर मेरा भी तो है। तो निशा ने कहा, तुम्हारा भी तो है का क्या मतलब? यह घर तो तुम्हारा ही है ना? जी नहीं निशा जी, सिर्फ मेरा नहीं, यह घर हम दोनों का है, हमारे सपनों का घर, और हम दोनों से ही यह घर घर है, वरना ईंटों से बनी इमारत में रखा ही क्या है। और श्रीमती जी, जब यह घर हम दोनों का है तो इसका काम अकेले आप ही क्यों करें? और फिर यह कहाँ लिखा है कि घर के सभी काम औरतों को ही करने चाहिए, आदमी को नहीं? क्या पत्नी ही उम्र भर कपड़े बर्तन धोती रहे, कभी आदमी नहीं धो सकते? और निशा, काम तो काम होता है, जिसके पास समय हो वो कर सकता है। अच्छा, अब ये बताओ, चाय कैसी लगी? अरे पतिदेव, चाय आप बनाएं और मुझे पसंद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रोशन बोला, बस इसी मुस्कान पे ही तो मैं मर मिटा हूँ। ओह रोशन, अब यह मुस्कान कौन है? आपकी यह प्यारी सी स्माइल, कहते हुए रोशन ने निशा को गले से लगा लिया। फिर निशा बोली, अच्छा रोशन, दिवाली आ रही है तो आज शाम को मेरे मम्मी पापा मिठाई देने घर पे आएंगे, तो तुम जल्दी आ जाना। अरे चिंता मत कीजिए श्रीमती जी, मैं जल्दी भी आ जाऊंगा और उनके लिए अपने हाथ से खास पकवान भी तैयार करूंगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे आपके घर वाले। और जब शाम को निशा के घर से उसके मम्मी पापा आए तो रोशन की आवभगत देखकर वो तारीफों के पुल ही बांधते रह गए। दिन यूं ही बीतने लगे, लेकिन एक दिन जब रोशन शाम को ऑफिस से घर लौटा तो निशा उस समय अपने मोबाइल में व्यस्त थी, शायद सहेलियों के साथ चैट कर रही थी। घर आते ही जलने की बदबू आने के कारण रोशन सीधा रसोई घर में गया, गैस बंद करके बाहर आया और बोला, निशा, रसोई घर में सारी सब्जी जल गई है और तुम यहाँ फ़ोन में मशगूल हो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि फ़ोन में इतना मत खो जाया करो, ये असल दुनिया से नाता ही तोड़ लो। तभी निशा चिढ़ते हुए बोली, फ़ोन फ़ोन फ़ोन, मुझे समझ नहीं आता रोशन, मेरे फ़ोन से तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों है? हमेशा ही मेरे फ़ोन या सोशल मीडिया साइट के बारे में कोई ना कोई कमेंट तुम करते ही रहते हो। दुनिया को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और अपने आप को देखो, आज के ज़माने में भी तुम हज़ारों साल पीछे आदिमानव की तरह जी रहे हो। किसी भी सोशल साइट पर कभी तुमने अपना कोई अकाउंट भी बनाया है जो तुम्हें पता चले कि दुनिया कैसी है, कितनी रंगीन है, कितनी हसीन है, जहाँ नए नए दोस्त बनाए जाते हैं, एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। लोग अपने खूबसूरत लम्हों की पिक्चर शेयर करते हैं और दूसरों की फ़ोटो पे लाइक और कमेंट करके उनकी तारीफ़ करते हैं। और यहाँ तुम खुद को देखो, एंड्रॉयड के ज़माने में तुम बटन वाला मोबाइल फ़ोन रखते हो, और वो भी 10 साल पुराना। अपने कपड़े देखो, बाबा आदम के ज़माने के नज़र आते हो, सफ़ेद और काले रंग के अलावा जैसे कोई रंग ही नहीं तुम्हारी दुनिया में। लेकिन रोशन, मुझे तुम्हारी तरह बेरंग ज़िंदगी नहीं जीनी है, तंग आ गई हूँ मैं ऐसी बोरियत भरी ज़िंदगी से। तो फिर रोशन बोला, लेकिन निशा, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ उन्हीं लोगों की अहमियत है जो मेरे अपने हैं, जो रिश्तों से मेरे साथ जुड़े हैं। उनके अलावा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। उन रिश्तों को अगर मैं सही ढंग से निभा लेता हूँ तो इससे ज़्यादा संतुष्टि की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। और मैंने तुम्हें पहले भी यह बात समझाई थी कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। अगर इन चीज़ों को हद में इस्तेमाल करो तो ही अच्छा है, क्योंकि एक हद के बाद
इन सब चीज़ों की लत लग जाती है। लेकिन इस सब बारे में तो तुम तब सोचोगी जब तुम अपने हाथ से इस मोबाइल नाम की बीमारी को छोड़ोगी। तुम्हें तो इस फ़ोन की ऐसी लत लग चुकी है कि इसके सामने तुम्हें अपने रिश्ते भी छोटे दिखाई देने लगे हैं। इस बात पर निशा भड़क उठी और बोली, अगर तुम्हें मुझसे और मेरे फ़ोन से इतनी ही नफ़रत है तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? नफ़रत होने लगी है मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर अब तो। मुझे डिवोर्स देकर खुद भी टेंशन फ्री हो जाओ और मुझे भी इस बोरियत भरी ज़िंदगी से आज़ाद कर दो। ऐसा कहते हुए निशा तो पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। लेकिन यह बात सुनकर रोशन जड़त रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जो कभी उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। इधर निशा बिस्तर पे लेटे लेटे आंसू बहाने लगी। सोचने लगी, सही कहते थे मेरे मम्मी पापा, रोशन मेरे लायक है ही नहीं, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी थी। अपने मन की सुनकर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठी कि अपने हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। खैर, धीरे धीरे वे दोनों फिर से सामान्य होने की कोशिश करने लगे। उनकी शादी को 1 साल पूरा हो रहा था। शादी की सालगिरह से एक दिन पहले रोशन ने अपनी पत्नी निशा से कहा, निशा, कल हमारी शादी को पूरा 1 साल हो जाएगा। तो निशा उत्साहित होते हुए बोली, तो बताओ कैसे मनाने वाले हैं हम अपनी शादी की सालगिरह? रोशन प्रसन्नता से बोला, बड़े ही अनोखे तरीके से। यह सुनकर निशा बहुत खुश हो गई। तो रोशन ने कहा, कल सुबह सुबह जल्दी तैयार हो जाना। पहले हम मंदिर जाकर माथा टेक के भगवान का आशीर्वाद लेंगे और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद गरीबों को खाना खिलाएंगे। यह बात सुनते ही निशा की हैरानी का ठिकाना ना रहा। गुस्से से वो बोली, कब तक रोशन? आखिर यह सब कब तक चलेगा? पूरा 1 साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन तुम्हारी आदत अभी तक नहीं बदली। ना तो कोई एक्साइटमेंट है और ना ही कोई इंटरटेनमेंट है। अरे इतने बोर इंसान हो तुम कि एक सरप्राइज तक नहीं दिया जाता अपनी पत्नी को। क्यों नहीं समझते कि जीवन में बदलाव भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है? नीरस जिंदगी जीना कितना बोरिंग होता है। क्या सिर्फ प्यार के बलबूते ही पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है? अरे एक ही तो जिंदगी है, कुछ सपने भी होते हैं इंसान के, कुछ इच्छाएं होती हैं। लोगों को देखो कितने मॉडर्न है, एडवांस है और वैसे ही जीने में मज़ा है। मुझे वैसे ही सुकून मिलता है। लेट नाइट पार्टी डिनर, बर्थडे या एनिवर्सरी पर केक पार्टी या आउटिंग, यह सब तो तुम्हारी ज़िंदगी से कोसों दूर है। जानते हो रोशन, मेरी सहेली शोभा, उसकी शादी भी ठीक उसी दिन हुई जिस दिन हमारी शादी हुई थी। लेकिन 1 साल में वह 2 बार अपने पति के साथ फॉरेन टूर होके आई है और इंडिया में तो ना जाने कितनी जगह घूम चुकी है। आए दिन कैंडल लाइट डिनर, बर्थडे सरप्राइज और न जाने कितने ही मौक़ों पे अपनी खूबसूरत तस्वीर खींचकर पोस्ट करती है। कितने खुश दिखते हैं वे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ। और मेरी दूसरी सहेली नैना, 2 दिन पहले अब उसका बर्थडे था तो उसके हस्बैंड ने बर्थडे पर उसे एक शानदार सरप्राइज़ दिया। कितनी एक्साइटमेंट थी, उसके चेहरे पे कितनी खुशी थी। वो बस एक मेरी ही किस्मत फूटी थी। लेकिन यह सुनने वाला कौन है? तुम तो वही हज़ारों साल पुरानी ज़िंदगी जी रहे हो। कछुए की चाल की तरह हर बात में तुम्हारी अपनी फिलॉसफी होती है। ज़मीन पे बैठ के शुद्ध शाकाहारी भोजन करना, प्रातःकाल उठकर योग प्राणायाम करना, सोशल मीडिया तो तुम्हें नकली दुनिया लगती है ना? संस्कार, संस्कृति, परंपरा, आस्था, बस यही सब है तुम्हारे लिए। और ऊपर से पता नहीं कहाँ कहाँ से हिंदी के शब्द ढूंढ कर ले आते हो जो सामने वाले के ऊपर से ही निकल जाए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम लोग वही हज़ारों साल पीछे। खास मौके पर सरप्राइज़ देना तो दूर, तुम्हें तो पूरी प्रसाद और गरीबों को खाना बांटने में ही दुनिया जहान का सुख मिल जाता है। निशा के मुख से यह सब बातें सुनकर रोशन बस हैरानी से उसे देखता रहा। उसे मालूम था कि यदि इस समय वो कुछ बोल कहेगा तो झगड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है। अगले दिन वो निशा के पास आया और उसे प्यार से समझाते हुए बोला, निशा, कल मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा, तुम्हारा दिल दुखाने का कोई मेरा इरादा नहीं था। जब मैंने देखा कि रात फ़ोन में व्यस्त रहने के कारण, सोशल मीडिया को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण घर के बाकी कामों की तुम बिल्कुल अनदेखी कर रही हो, तुम मुझसे रहा नहीं गया, तो शायद मेरे मुंह से कुछ ज़्यादा ही निकल गया। इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ।
और आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए मैं तुमसे भी एक गुजारिश करता हूँ कि इस नकली दुनिया से समय रहते ही बाहर आ जाओ। निशा, सोशल मीडिया जिन दोस्तों के साथ अपनी पोस्ट शेयर करके उनके लाइक्स हासिल करके तुम्हें खुशी होती है, जब सच में तुम्हें ज़िंदगी में किसी एक भी दोस्त की ज़रूरत हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इनमें से कोई भी तुम्हारे पास नहीं होगा। कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने। तुम्हारे साथ खड़े होंगे तो सिर्फ तुम्हारे अपने, जिनके साथ तुम्हारे रिश्ते जुड़े हैं, जो सच में तुम्हारी फिक्र करते हैं। इसलिए वक्त रहते स्वयं को संभालो, अपनी असल दुनिया के बारे में सोचो, अपने रिश्ते के बारे में सोचो। एक बात और कहूँगा निशा, दूर से देखने पे हमें बाकी लोगों की लाइफ बहुत परफेक्ट लगती है। हमें ऐसा लगता है कि कितनी खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं हमारे आसपास, और इस दुनिया के लोग कितने हंसते हुए नज़र आते हैं। वे लोग उन तस्वीरों में जो भी वे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। लेकिन निशा, हमें यह भी सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान अपने परिवार वालों से झगड़ा करते हुए फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पे नहीं डालता। जब वह दुखी होता है, उदास होता है, उस पल तस्वीर खींचकर वह सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ साझा नहीं करता। इसीलिए यह बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि सबकी ज़िंदगी रोमांच और उत्साह से भरपूर है और हम उनके मुकाबले नीरस ज़िंदगी जी रहे हैं। लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते निशा, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती है, लेकिन इन बातों को इतना बड़ा बना देना कि इंसान अलग होने के बारे में सोचने लगे, डिवोर्स जैसे ऑप्शन के बारे में सोचे, यह तो गलत है ना। जो हुआ वह दोबारा नहीं होगा। अगर हम यह ठान लें तो फिर से हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। यह ज़िंदगी एक बहुत बड़ी किताब है, किताब की तरह है। कल जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हुआ वह सिर्फ एक पन्ने की तरह था, और यदि किसी किताब का एक पन्ना फट जाता है या ख़राब हो जाता है तो हम उसके लिए पूरी किताब को तो नहीं फेंक देते ना। इसीलिए हमें अपने रिश्ते के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। शाम को आकर मिलते हैं, और मुझे वही पहले हंसती खिलखिलाती हुई निशा चाहिए। उस समय तो रोशन ऑफिस चला गया, लेकिन शाम को जैसे ही घर लौटा तो देखकर दंग रह गया। निशा अपना बैग पैक कर रही थी। उसे देखते ही रोशन बोला, निशा, कहीं जाने की तैयारी है क्या? मायके से तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था। चलो अच्छा है, कुछ दिन माँ के पास बिताओगी तो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। तभी निशा बोली, जी नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगी। निशा की यह बात सुनकर रोशन हैरत में पड़ गया। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। फिर खुद को संभालते हुए बोला, निशा, तुम ही तो कहती हो एक ही ज़िंदगी है, फिर भी तो सोचो, क्या यह ज़िंदगी हमें लड़ने झगड़ने के लिए मिली है? अपने भाषण तुम अपने पास ही रखो। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, जो इंसान मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता, जिसकी नज़रों में मेरे सपनों की कोई कद्र नहीं, उस इंसान के साथ रह के मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए जैसे ही निशा अपनी बैग उठाने लगी तो रोशन बोला, ठीक है निशा, अगर मैं इतना ही बुरा लग रहा हूँ तुम्हें तो तुम यह घर छोड़कर जा सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, फिर इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। तुम चाहकर भी मेरी ज़िंदगी में कभी अपनी जगह नहीं बना पाओगी। तो निशा ने गुस्से में कहा, तुम जैसे इंसान की ज़िंदगी में वापस आना भी कौन चाहता है? यहाँ वापस आने से बेहतर है मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। ऐसा कहते हुए निशा रोशन का घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। आखिरकार नौबत तलाक तक आ पहुँची। पिछली बातों में खोई निशा अचानक से अपने वर्तमान में आ गई। जब रोशन के घर के बाहर पहुंचकर ड्राइवर ने टैक्सी को ब्रेक लगाई, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचकर निशा ने बेल बजाई तो उसकी नज़र घर की नेम प्लेट पर पड़ी, जहां पर लिखा था निशा और रोशन का आसियान। देखते ही उसकी आंखें भर आई। बेल बजने पर सुमन जी ने दरवाज़ा खोला तो निशा ने उनके पैर छुए। हमेशा की तरह सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद उन्होंने अनायास ही दे दिया। तो निशा हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। उसी समय निशा का मोबाइल बज उठा। हाँ माँ, मैं पहुँच गई हूँ, मुझे मन से निशा ने कहा। तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, ज़्यादा देर वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, अपना सामान उठाओ और निकलती बनो वहाँ से। ठीक है मम्मी, ऐसा कह के उसने फ़ोन रख दिया।
अंदर आई तो जैसे यादों का सैलाब उसकी राह देख रहा था। उसके हाथों से सजा वो आशियान अभी तक बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। सामने दीवार पे दुल्हन के रूप में सजी निशा की एक खूबसूरत सी तस्वीर लगी थी, जो आज भी उससे पूछ रही थी, क्यों निशा, कर ली अपने सपनों की उड़ान पूरी, जिसके लिए तुमने अपने रोशन को छोड़ दिया था। फिर उसकी नज़र अपने उन पद चिन्हों पे पड़ी जिसे रोशन ने बड़े प्यार से फोटो फ्रेम करवा के दीवार पे लगवाया। फिर उसे दिखाई दी अपने और रोशन की वह तस्वीर जिसमें वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बेहद खुश नजर आ रहे थे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे घर की एक एक चीज चीख चीख कर उसे सिर्फ एक ही सवाल कर रही थी, क्यों उजाड़ दिया तुमने अपना बसा बसाया घर। सहसा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसुओं को साफ करते हुए वह कमरे में पहुंची तो देखा सामने रोशन खड़ा था। निशा के हाथ में कोर्ट के कागज देखते ही रोशन मन ही मन उसे बोला, निशा, भले ही इस कागज में लिखी हुई सारी चीजें तुम यहाँ से ले जाओ, लेकिन हम दोनों के बीच जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी वह तो इस कागज में भी नहीं लिखी। क्या इतना जरूरी था यह कागज का टुकड़ा? फिर थोड़ी देर सन्नाटे के बाद स्वयं को सामान्य दिखाता हुआ रोशन बोला, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? निशा ने पूछा तो रोशन अभी कुछ कहने ही लगा था कि इतने में निशा के मोबाइल पे उसकी सहेली का कॉल आया। फोन कॉल सुनते ही निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, कहते हुए निशा रोने लगी। निशा के रोने की आवाज़ सुनकर सुमन जी भी अपने कमरे से बाहर आई। उधर रोशन भी घबरा गया। आखिर बात क्या है? तो निशा ने रोते हुए कहा, रोशन, मेरी सहेली शोभा ने सुसाइड करने की कोशिश की। इस समय वो अस्पताल में एडमिट है, मुझे अभी उससे मिलने जाना होगा। कहते हुए जैसे ही निशा बाहर जाने लगी तभी रोशन बोला, रुको निशा, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। निशा रोशन के साथ स्कूटर पर बैठ के अपनी सहेली से मिलने अस्पताल पहुंची। शोभा, आखिर तूने ऐसा कदम क्यों उठाया? और यह सब करने से पहले अपने परिवार वालों के बारे में भी नहीं सोचा? अपने पति के बारे में भी नहीं सोचा कि वो तुम्हारे बिना कैसे जिएगा? तो शोभा बोली, अरे उसी ने तो यह मजबूर किया मुझे यह कदम उठाने को। यह सुनते ही निशा आश्चर्यचकित रह गई और फिर बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे ना? तो शोभा फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, अरे कैसी खुशी यार, एक औरत को चाहे जितने ही ऐशो आराम क्यों ना मिल जाए, लेकिन अगर उसे पति का प्यार ही ना मिले तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी जीने का। उन्हें तो कोई और ही लड़की पसंद है, फिर मैं जीकर क्या करूं? सारी सच्चाई जानकर निशा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह स्वयं को संभाल ना पा रही थी। एकाएक उसे अपने और रोशन के रिश्ते का ख्याल आया। उस इंसान ने तो सिर्फ उसी से ही प्यार किया था, कभी अपने प्यार में कमी नहीं आने दी थी, उसकी हर ज़रूरत पूरी करने की भरपूर कोशिश की थी। फिर उन दोनों का रिश्ता आखिर क्यों टूट गया? थोड़ी देर बाद निशा और रोशन अस्पताल से बाहर आए तो रोशन ने पूछा, कहाँ जाना है निशा? अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, अपना सामान तुम कल ले लेना। तो निशा बोली, नहीं रोशन, तुम्हारे घर चलते हैं। एक बार मैं वापस चली गई तो फिर कभी नहीं आ सकूंगी। रास्ते भर निशा के दिमाग में विचारों का तूफान चलता रहा। सोचने लगी, ठीक ही तो कहता था रोशन कि जो लोग सोशल मीडिया पे खुश नज़र आते हैं ज़रूरी तो नहीं वह असल ज़िंदगी में भी खुश हो। हम उन्हें देखकर अपनी तुलना उन लोगों से करने लग जाते हैं और चाहते हैं कि हम भी वैसी ही ज़िंदगी जिए, और इसी जद्दोजहद में जो हमारे पास होता है हम उसका भी महत्व नहीं समझ पाते। रास्ते में जब रोशन ने रेड लाइट पर स्कूटर रुका तो निशा ने देखा कि वही उनके पास में एक मोटरसाइकिल पर एक नवविवाहित जोड़ा बैठा हुआ था। पति के पीछे बैठी पत्नी अपने पति को कसकर थामे हुई थी। चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक सुकून था, मानो उसके साथ रह के वह पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रही थी। देखते हुए निशा सोचने लगी, कितना मधुर होता है ऐसे इंसान का साथ जो हमेशा बेहद प्यार करता है। कितना बड़ा संभल होता है वह प्यार। तभी अपने हाथ में कोर्ट के कागज देखते हुए वह मन ही मन बोल उठी, इस कागज के टुकड़े ने मुझे सिर्फ मेरे प्यार को ही नहीं छीना, बल्कि मेरी हर खुशी, हर त्योहार को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया।
उन खूबसूरत पलों को छीन लिया जो कभी हम लोगों ने एक साथ जिए थे। थोड़ी देर बाद वे घर पहुंचे तो रोशन बोला, तुम कमरे से अपना सामान ले लो निशा। जैसे ही रोशन सुमन जी के पास उनके कमरे में जाने लगा तो निशा बोली, रोशन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोशन ने निशा की ओर देखा तो आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसे देखकर रोशन कहा, तुम ठीक तो हो ना निशा? यहाँ बैठो, कहो क्या कहना चाहती हो? रोशन ने पूछा, लेकिन निशा चाहते हुए भी कुछ ना बोल पा रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था, वह सुन्न पड़ती जा रही थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रोशन ने कहा, निशा एक बात पूछूं? इतने महीने हम एक दूसरे से अलग रहे, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि तुम मुझसे बात करनी चाहिए? एक बार मुझे कॉल तो कर लेती। क्या इतना कमज़ोर था हम दोनों का रिश्ता? कहते कहते रोशन की आवाज़ कांपने लगी तो निशा रंधे स्वर में बोली, सच कहूँ तो इस घर से जाने का फैसला लेकर मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मैं तुमसे थोड़ी सी नाराज़ क्या हुई कि मैंने दूसरों को हम दोनों के रिश्तों के बीच में आने की इजाज़त दे दी। मेरे अपने ही लोगों ने मेरे गुस्से को नफ़रत में कब बदल दिया, मुझे पता ही नहीं चला। और जब इस बात का एहसास हुआ तब तक मैं कोर्ट के पेपर साइन कर चुकी थी। मेरे अपनों ने मुझसे इस कदर दूर कर दिया कि फिर कभी तुम्हारे पास लौट कर ना आ सके। लेकिन इन सब में मेरी गलती तो ही थी जो ने वह मौका दिया। रोशन, आज सब कुछ कर गुजरने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि जैसे सब कुछ छूट रहा है। डिवोर्स होने के साथ साथ मेरी ज़िंदगी ही मुझसे दूर जा रही है। आज मुझे समझ में आया कि जो मेरी सबसे ज़्यादा परवाह करता था, मैंने उसी की कदर नहीं की। जो बात तुमने मुझे समझाने के लिए कही थी, वह बात उस समय मुझे गलत लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे दुनियादारी की समझ आने के साथ साथ वह सारी बातें मेरी समझ में आ चुकी थी। आज के दौर में रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने संस्कारों से दूर जा रहे हैं, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। सोशल मीडिया और एप्लीकेशंस के इस ज़माने में हम दिन भर इतनी साइट्स पे विजिट करते हैं कि हमें अपनों के पास बैठने का ही टाइम नहीं है। अपने रिश्तों को हम पूरी तरह दरकिनार कर चुके हैं। लेकिन रोशन इन बातों को समझने में मैंने शायद बहुत देरी कर दी। कहते हुए निशा फपक कर रो पड़ी। फिर कुछ शांत होते हुए बोली, लेकिन रोशन, तुम भी तो मुझे कॉल कर सकते थे ना? एक बार मुझे मनाने की कोशिश की होती या फिर मुझे लेने ही आ जाते। तो रोशन बोला, सोचा तो बहुत बार, लेकिन शायद अहम की दीवारें भावनाओं से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। अगर घमंड को एक तरफ रखकर मैंने हालात को सही करने की कोशिश की होती तो हमारा रिश्ता टूटने से बच जाता। कहते कहते रोशन की आंखें भर आई तो निशा रोशन के सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोशन, क्या तुम अपने दिल में फिर से मेरे लिए जगह बना सकते हो? वह जगह तो अब भी तुम्हारी ही है निशा। तुम भले ही शारीरिक तौर पे यह घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब मैं तुम्हारी याद में नहीं रोया। वापस आ जाओ निशा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यह देखकर निशा के मुंह से तो जैसे शब्द ही उच्चारित नहीं हो पा रहे थे। एक झटके में उसने कोर्ट के पेपर्स फाड़ दिए। तभी निशा के फ़ोन की बेल बजी। हेलो बेटी, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई? माँ, मैं तो कब से घर पहुँच चुकी हूँ, लेकिन आपके घर नहीं, अपने और रोशन के घर, और अब से यही मेरा घर है। कहते हुए निशा ने फ़ोन काट दिया। भावनाओं के सारे बात एक साथ टूट गए और दोनों ओर से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद रोशन और निशा को पता चला कि सुमन जी घर पर नहीं है। उन्होंने सारी तरफ देखा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। रोशन ने माँ को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन भी नहीं लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद उसके पास सुमन जी का फ़ोन आया। माँ, आप कहाँ हैं? हमें बिना बताए कैसे चली गई? ऐसे भी कोई करता है क्या? तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज़ आई, बेटा, यूँ तो बच्चे अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आज मुझे अपने बच्चों से सीखने को मिला। मैं तुम्हारे पापा के घर पे हूँ। आज से मैं और तेरे पापा एक साथ रहेंगे। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी बात पे कोई ऐसा फैसला नहीं कर लेना चाहिए
जिससे कि ज़िंदगी भर अफसोस हो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।